नमस्कार दोस्तों, माइंड अप स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपका भाई सुरेश खोड़ा आज बाबूजी पार्ट 2 लेकर के आ रहा है। आप सभी को पता है पिछली क्लास में अपन सभी ने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख लोक देवता पार्ट बाबूजी का फर्स्ट, और आज अपन पढ़ने वाले हैं बाबूजी पार्ट 2। इस माइंड अप स्टडी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान की कला और संस्कृति लेकर के आज आपका भाई सुरेश खोड़ा बाबूजी पार्ट 2 पढ़ेंगे। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि राव सिंह के वंशज धांधल जी राठौड़ और जिन्हीं का बेटा बाबूजी लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है, और अमरकोट पाकिस्तान में फूलमदे के साथ में जिनकी शादी हुई थी। अपने बहनोई जिंदराव खींची के साथ में लड़ता हुआ बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गया था, और अब उसके बाद में बाबूजी पार्ट 2 में अपन पढ़ते हैं। तो देखते हैं, एक थी बाबूजी की बहन जिसका क्या नाम था दोस्तों, पेमदे। बाबूजी की बहन पेमदे, एक इनका बड़ा भाई जिनका नाम था बूडो जी, और तीसरे थे कौन, बाबूजी। पेमदे के पति का नाम था जिंदराव खींची। जायल नागौर के शासक जिंदराव खींची के साथ में लड़ते हुए बाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे। तब ये बात पता चली बाबूजी की बहन पेमदे को बात ये पता चली कि ये तेरा पति जिंदराव खींची तेरे पूरे वंश और परिवार की फाइल बंद करके आ रहा है। जैसे ही पेमदे को पता चल रहा, कहते हैं कि पेमदे ये बात सुनकर के तुरंत जायल नागौर का महल छोड़ करके अपने जायल के बागानों में समय व्यतीत करने लग जाती है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, इस जायल नागौर में पूरी धरा सूख जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, खेत खलियान सूख जाते हैं, पशु पक्षियों की चकचकाहट बंद हो जाती है। ऐसा प्रकृति का ये मायूसपन देख करके पेमदे सोचती है कि जरूर इस जायल नागौर में कोई ना कोई चक्कर है। ये पेमदे जाती है कि महाराज के पास में कि बता महाराज ये अपनी जायल को क्या हो गया है। महाराज ने कहा कि तेरे पति जिंदराव खींची ने काम ही ऐसा किया है, इसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। तब पेमदे ने कहा कि महाराज इसका कोई उपाय भी बताओ। महाराज कहते हैं पेमदे इसका एक ही उपाय है, अगर पेमदे तेरे वंश का मतलब है जैसे बाबूजी के वंश का, अगर पेमदे तेरे वंश का कोई भी व्यक्ति इस जायल नागौर के दरा पर आकर के पांव रख दे तो ये समझ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पेमदे मन ही मन सोचती कि मेरे वंश परिवार में अब कौन बचा है। बाबूजी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, बूडो जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए, इनके सारे सैनिक जिंदराव खींची के साथ में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, और ये पेमदे जायल नागौर के बागानों में अपना समय व्यतीत करती है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, बूडो जी की शादी कर दी गई थी गिरनार गुजरात की राजकुमारी केसर के साथ में। गिरनार गुजरात की राजकुमारी केसर के साथ में बूडो जी की शादी की गई थी। अब ये केसर इस टाइम पर थी गर्भवती। जैसे बूडो जी वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, ये केसर चली जाती है अपने पीहर गिरनार गुजरात में। गिरनार गुजरात में चली जाती है केसर, और वहां जाकर के केसर ने कुछ समय पश्चात एक बच्चे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम था झरिया जी। इसी को रूपनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है। ये झरिया जी जन्म ले लेता है। कुछ समय पश्चात बड़ा होता है झरिया जी। गिरनार गुजरात में इनका अपने ननिहाल में लालन पालन करती है माता केसर। 7-8 साल का हो जाता है एक बार झरिया जी, और अपनी माता केसर को कहता है कि बता मां, मैं मेरे ननिहाल में क्यों रहता हूं, मेरे पिताजी का नाम क्या है, मेरे दादाजी का नाम क्या है। केसर कहती है क्या इतिहास सुनाए अपने 5-7-8 साल के बेटे को, बैला फुसला देती है। लेकिन फिर से दोबारा से कुछ समय पश्चात ये फिर वही सवाल करता है कि बता मां, मेरे पिताजी कौन है, मेरे दादाजी कौन है, मैं मेरे ननिहाल में क्यों रहता हूं। फिर भी बैला फुसला देती है केसर।
11 वर्ष का हो जाता है जरिया जी। जब 11 वर्ष की उम्र में ये जरिया जी कहता है कि बता माँ, मेरे पिताजी कौन है, दादाजी कौन है, मैं मेरे ननिहाल में क्यों रहता हूं, बार बार यही प्रश्न करता है। तब केसर समझ जाती है कि जरूर बेटा अब समझदार हो गया है। अगर इसके पिताजी का नाम नहीं बताया, दादाजी का नाम नहीं बताया, पता नहीं क्या डाउट करने लग जाए। 11 वर्ष की आयु में ऐसे बेटे जरिया जी को ये केसर सब कुछ बता देती है कि बूढ़ो जी तेरे पिताजी का नाम, धांधल जी राठौड़ तेरे दादा, तेरे फूफा जी जिंदराव खींची ने तेरे पूरे वंश और परिवार की फाइल बंद कर दी, इस कारण तू तेरे ननिहाल में व्यतीत समय कर रहा है। ये बात सुनकर के इस जरिया जी को अपनी 11 वर्ष की बाल्यकाल आयु में जरिया जी के उमंग आ जाती है। अपनी माता केसर से कहता है कि बता मां केसर, मुझे आशीर्वाद दे, मैं मेरे कुल व वंश की हत्या का बदला जरूर लूंगा। 11 वर्ष में ये जरिया जी अपनी कटार उठाता है और अपनी कटार उठा करके अपनी माता केसर से आशीर्वाद लेकर के 11 वर्ष की आयु में चला जाता है जायल नागौर के दरा पर। जैसे ये जायल नागौर के दरा पर जाएगा तो क्या होने वाला है, पीछे मैंने बताया था, जैसे ही बाबूजी के वंश का कोई जायल नागौर के धरा पर पांव रखेगा तो सब कुछ पहले के जैसा हो जाएगा। जायल के बागानों में चला जाता है ये जरिया जी, और जैसे ये जायल नागौर के धरा पर जाता है पूरे खेत खलियान हरे भरे हो जाते हैं, पेड़ पौधे हरे भरे, पक्षियों की चकचकाहट शुरू हो जाती है। उसी समय से बागानों में थी जिंदराव खींची का महल छोड़ करके आ गई थी पेमदे। पेमदे जैसे ये माहौल देखती है, पेमदे सोचती है कि जरूर अपने वंश का कोई ना कोई अभी जीवित है और ये भी अपने जायल के दरा पर विराजमान है। इंतजार करती है उस घड़ी का ये पेमदे, क्यों नहीं मुलाकात हो जाती है जरिया जी की पेमदे से ही। उसी जायल नागौर के बागानों में चला जाता है जरिया जी और जैसे ही मुलाकात करता है जरिया जी पेमदे से, पेमदे कहते भाई क्या नाम है तेरा, बोलो मेरा नाम जरिया जी। अब पेमदे नहीं पहचानती थी, बोलो तेरे पिताजी का क्या नाम है, बोले मेरे पिताजी का नाम है बूढ़ो जी, दादाजी का नाम है धांधल जी राठौड़, मैं मेरे फूफा जी जिंदराव खींची की फाइल बंद करने के लिए जायल नागौर में आया हूं। अब तुरंत समझ जाती है पेमदे, जैसे माता पिता का नाम बताया रूपनाथ जी ने, जरिया जी ने, सब कुछ समझ जाती है। पेमदे कहते हैं ठीक है बेटा आजा, मैं तेरी बुआ जी और तू मेरा भतीजा, मैं पहचान में आ गया। जरिया जी का नाम नहीं तो मेरे सिलेबस में और नहीं पेमदे का नाम जरिया जी के सिलेबस में, पिताजी का नाम बताते सब कुछ याद आ गया। पेमदे कहती है कि ये जिंदराव खींची जायल नागौर का शासक बहुत शक्तिशाली शासक है, पूरे वंश और परिवार की फाइल बंद कर दी अपने की, ये इसको धोखे से मारना पड़ेगा। चला जाता है पेमदे के साथ में जरिया जी और जायल नागौर के महल के सामने, जिंदराव खींची के महल के सामने चले जाते हैं दोनों। जिंदराव खींची के महल के सामने जाकर के ये पेमदे अपने पति जिंदराव खींची को एक प्यारी सी आवाज लगाती है। जैसे जिंदराव खींची के कानों में पेमदे की आवाज जाती है, पेमदे की आवाज सुन करके जिंदराव खींची मोहित हो जाता है कि क्या पेमदे की आवाज। 11 वर्षों के बाद में आवाज के पीछे दौड़ता हुआ महल से बाहर आ जाता है जिंदराव खींची और मन ही मन सोचता है कि देखो 11 वर्षों के बाद मेरा उजड़ा हुआ चमन वापस लौट रहा है। और आवाज के पीछे दौड़ करके जिंदराव खींची महल के सामने आता है और इधर से जरिया जी जिंदराव खींची की फाइल बंद करे देता है, जिंदराव खींची की हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में तुरंत ये पेमदे अपने जायल को संभालते हैं और उसके बाद में ये जरिया जी आ जाता है और तपस्या करने लग जाता है। जरिया जी तपस्या करते हैं। आज भी इस जरिया जी को एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश, J&K जम्मू कश्मीर, पीबी पंजाब, आज भी जरिया जी को हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है। बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। जरिया जी तपस्या करने लग गए थे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में, आज भी बालकनाथ के नाम से पूजे जाते हैं। ऐसे रूपनाथ जी का मंदिर बना हुआ है अपना राजस्थान के मायने
एक जिलो जिको नाम है बीकानेर। बीकानेर का एक क्षेत्र है सिंबुदड़ा। सिंबुदड़ा में इस जरिया जी का मंदिर बना हुआ है और प्रतिवर्ष यहीं पर फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को जरिया जी का लगता है मेला। अतः ये थे अपने दूसरे लोक देवताओं में पूजे जाते हैं जरिया जी, जिसका दूसरा नाम था बालकनाथ जी। इसको झरडो जी के नाम से भी जाना जाता है। अतः पाबू जी के क्या थे ये भतीजे। इसी पाबू जी के पार्ट में दो पार्ट हो गए, पहला पाबू जी और दूसरा क्या जरिया जी। दोबारा से देख लो एक बार। इसके पिताजी का नाम बूडो जी, माता का नाम केसर, गिरनार गुजरात की राजकुमारी। इनके चाचा का नाम था पाबू जी जो लक्ष्मण के अवतार थे। जरिया जी ने जन्म लिया 11 वर्ष की आयु में कटार उठा करके अपने कुलवे वंश की हत्या का बदला लेने के लिए चला जाता है। कौन है? जरिया जी, रूपनाथ जी, और अपने फूफा जी जिंदराव खींची की हत्या करके तपस्या करने लग जाता है। तपस्या करता है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में, जहां पर इनको आज भी बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। अपने राजस्थान के बीकानेर जिले के सिंबुदड़ा क्षेत्र में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या लगता है इनका मेला। बोलो रूपनाथ जी महाराज की जय। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी प्रकार से अपने अब नेक्स्ट वीडियो में अगला लोक देवता पढ़ेंगे। इसी क्रम में सारे लोक देवता अपन कंप्लीट करवाएंगे। लोक देवता टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अपना अगला चैप्टर चलाएंगे। धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं सभी दोस्तों का कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों को फैलाएं। स्वार्थ नहीं है, बस दोस्तों को फैलाएं ताकि सेवा का मौका सभी को प्राप्त हो सके। और इस माइंड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में विराजोड़ा सबला साथीड़ा सुरेश खोलारी और राम राम खमागणी। धन्यवाद।